हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जियो अकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनआईटी में पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है और जो कि दिसंबर 2022-23 के लिए है। इससे पहले भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, जून में हुए थे। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें जून के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। उसमें कुछ सीट रह गई थी, इस वजह से फिर से एग्ज़ाम दिसंबर वाला एग्ज़ाम हो रहा है। तो चलो हम देखेंगे उसका पूरा नोटिफिकेशन क्या है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो एनआईटी भोपाल पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम टाइप करा और उसके बाद टाइप कर दिया। उसके बाद हम जाएंगे इस वाले सेक्शन पे गए और टैप कर दिया। यहाँ पे ये देखो आ गया पीएचडी एडमिशन 22-23, है ना। इन्फॉर्मेशन फॉर पीएचडी फॉर दिसंबर 22-23 सेशन, इस पे हम टैप कर देंगे। थोड़ा टाइम लग रहा है। चलो ये ओपन कर लेते हैं। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल, ठीक है, दिसंबर सेशन के लिए हो रहा है। चलो, जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे उसमें कंटेंट्स दिया हुआ है ना, सेकेंड पेज में। तो उसमें कंटेंट्स के थ्रू ना आप बहुत इजीली जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं उस इंफॉर्मेशन में जा कर के आप मतलब उस वाले पेज पे जा कर के आप सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप सोचोगे एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो यदि कंटेंट में गए कि पेज नंबर 4 पे होगा तो पेज नंबर 4 पे चले जाओ, है ना। फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा तो 5 पे चले जाओ। ठीक है, इसी तरीके से जो जो चीज़ें दी गई हैं उन चीज़ों के पेज नंबर पे चले जाओ, इसलिए आपको मिल जाएगी चीज़ इन्फॉर्मेशन। तो आज हम देखेंगे पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि एग्ज़ाम हो रहा है। अदरवाइज़ कुछ लोगों का मिस हो गया है, कुछ लोग जेआरएफ है तो कुछ नेट है तो कुछ गेट है, तो उनके लिए अच्छा चांस हो सकता है ना। तो चलो देख लेते हैं। एडमिशन की कैटेगरी कितनी है, 4 कैटेगरी में बांटा गया है। एक रेगुलर जो फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर के लिए है, दूसरा है स्पॉन्सर रिसर्च स्कॉलर, ठीक है ना। तीसरा है जेआरएफ प्रोजेक्ट एसोसिएट्स, मतलब उन कैंडिडेट फॉर कैंडिडेट्स हैविंग मिनिमम 3 years फेलोशिप अवॉर्डेड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे, तो है ना, ये हो गया। और सेकेंड इसी में इन ऑल डिपार्टमेंट सेंटर ऑफ मैनेट भोपाल एज पर पीएचडी ऑर्डिनेंस, है ना। आपको 10 के 1 1 3 में देखना होगा ऑर्डिनेंस में, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है उसमें और एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, वो सारा कुछ उसमें आप देख सकते हो ऑर्डिनेंस में। अब ये तीसरी हो गई कहाँ कहाँ तक, जेआरएफ प्लस प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए, ठीक है ना। अभी जो इंटरनल फैकल्टीज़ हैं उनके लिए भी है ये मतलब पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, लेकिन उनका जो वो रहेगा वो फुल टाइम ना हो करके वो पार्ट टाइम कहलाएगा, ठीक है ना। तो लिखा है इंटरनल फैकल्टी मेंबर्स वर्किंग इन अ मैनेट भोपाल इन अ रेगुलर कैपेसिटी, द एडमिशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स ऑफ मैनेट इन द प्रोग्राम मे बी गिवन विद द फॉलोइंग नॉर्म्स ये नॉर्म्स होने चाहिए, है ना। नो चेंज और रिलैक्सेशन ऑफ नॉर्म्स इन एडमिशन प्रोसेस, ठीक है ना। कैंडिडेट हैज़ टू अंडरगो नॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस एज एक्सटर्नल कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं मतलब जो कि एक्सटर्नल कैंडिडेट्स हैं, है ना, उनकी तरह आपको ट्रीट किया जाएगा। आप कोई एक्स्ट्रा नहीं हो, है ना। आप एडमिशन मतलब पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दोगे और इवन आप इंटरव्यू भी दोगे, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। दे हैव टू कंप्लीट द कोर्स वर्क एज अ रिक्वायर्ड फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट। जिस तरीके से एक्सटर्नल कैंडिडेट को कोर्स वर्क रिक्वायर्ड है वैसे उसी तरीके से आपको भी मतलब कोर्स वर्क करना होगा। हाउएवर दे विल अंडरगो कोर्स वर्क एज अ 8 credits पर सेमेस्टर टू बैलेंस द वर्क एज अ स्टूडेंट एज एजुकेटेड। हाँ, यदि आपका 8 credits जाता है तो आप जो है स्टूडेंट भी रहेंगे और एजुकेटेड भी रहेंगे, ठीक है ना। एडुकेटेड भी रहेंगे, मतलब आप पढ़ा भी सकोगे और स्टूडेंट भी रहोगे। देयर विल नॉट बी एनी रिलैक्सेशन विद द रिस्पेक्ट टू देयर एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़, है ना। कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, सब आपको करना होगा, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट
shall not bear any financial liabilities towards pursuing PhD program. आपको जो है कोई सहायता नहीं करेगा, मतलब पैसे नहीं देगा, फाइनेंशियल फीस नहीं देगी। ये किसके लिए है? ये इंटरनल के लिए, इंटरनल जो फैकल्टीज हैं यदि उन्होंने अप्लाई करते हैं उनके लिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? दीज कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड एज अ पार्ट टाइम, है ना। जो कैंडिडेट्स होंगे वो पार्ट टाइम में ही कहलाएंगे, जो इंटरनल हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स में, कौन कौन से डिपार्टमेंट में PhD ऑफरिंग की जा रही है। एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। देखो, आर्किटेक्चर के लिए, प्लानिंग के लिए, बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये बहुत अच्छा है आजकल ना। ये वाला जो सब्जेक्ट है इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसमें ना मतलब बहुत अच्छा स्कोप है। आप लोग जो है ना, जिससे कर लिया है, इंजीनियरिंग वगैरह किया हुआ है, तो फॉरेन में भी चांसेस हो सकते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द ना प्रोडक्ट डिज़ाइन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द वाटर मैनेजमेंट, यहाँ भी आई है। तो केमिकल इंजीनियरिंग में भी आई है, मतलब डिपार्टमेंट में, केमिस्ट्री में भी आई है, सिविल इंजीनियरिंग में भी आई है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, एनर्जी सेंटर में, है ना, इस डिपार्टमेंट में भी आई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, EE में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड EC में, है ना, ECE में, और ह्यूमनिटीज़ एंड होम सोशल साइंस। इसी तरीके से मैनेजमेंट स्टडीज़, मटेरियल, है ना, ये सब, मैथमेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, MBC, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स। ये आपने डिपार्टमेंट देख लिया। यहाँ यहाँ मतलब PhD प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। यदि इनमें से कोई आपका सब्जेक्ट हो तो अच्छी बात है, और नहीं है तो नेक्स्ट सेशन के लिए वेट कीजिए अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है ना। अब जिन्होंने इंजीनियरिंग करी है उनके लिए क्या होना चाहिए? देखो, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग, जो भी आप जिस सब्जेक्ट में करना चाह रहे हो उस सब्जेक्ट में आपकी मतलब PG और UG दोनों होना चाहिए, ठीक है ना। 60% मार्क्स होने चाहिए, और CGP कितना होना चाहिए? 6.5% विद द गेट क्वालिफाई, ठीक है ना। और इसी तरीके से एक दूसरा भी है, बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग विद द मिनिमम ऑफ 70% मार्क्स, CGPA 7.5 और अबव विद द गेट क्वालिफाई, ये भी होगा, है ना। यदि आपने बैचलर डिग्री ली है ना, बैचलर डिग्री बस है, मास्टर डिग्री नहीं है, लेकिन आपके बैचलर डिग्री में 70% है, ठीक है ना, और CGPA भी 7.5% है, और विथ गेट क्वालिफाई, तो आप जो है इस के लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है। इसके बाद बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग विद द मिनिमम 80% मार्क्स, CGPA 8.5% एवं फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, IIT, IIIT, NIT विदाउट गेट क्वालिफाई। यदि आप NIT के स्टूडेंट हैं, यदि आपने UG करा है, तो आप इसको अप्लाई कर पाओगे। 80% होना चाहिए मार्क्स, और CGPA 8.5 होना चाहिए। मतलब बहुत अच्छा चांसेस है आपके पास इंटीग्रेटेड के लिए, इंटीग्रेटेड जिसमें PhD प्लस PG दोनों हो जाता है ना। चलो, अब हम साइंस की बात कर लेते हैं। तो साइंस में ओनली बैचलर, ये इंजीनियरिंग के लिए था, ठीक है ना। अब साइंस के लिए देख लो, बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट साइंस इंजीनियरिंग with the minimum 60% marks, CGPA 6.5 with नेट है ना, नेट या गेट क्वालिफाई हो, 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया साइंस के लिए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन सब के लिए। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, इसमें देख लो, बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन आर्किटेक्चर, प्लानिंग प्लानिंग विद द मिनिमम 60%। हाँ, इनमें UG और PG सब्जेक्ट में होना चाहिए 60%, मतलब, है ना। और CGPA कितना होना चाहिए? 6.5% विद द गेट क्वालिफाई। इसी तरीके से इसमें जैसा कि इंजीनियरिंग में था ना कि UG किया हुआ है, और UG बस किया है 70% में, है ना। बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग विद द मिनिमम 70% मार्क्स, CGPA 7.5 है, और एवव विद द गेट क्वालिफाई, ठीक है ना। और यदि आपने IIT, IIIT, NIT से UG करा है ना, जो भी रिलेवेंट सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग विद द मिनिमम 80% थे, और गेट क्वालिफाई नहीं भी हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होगे, ठीक है ना। इसी तरीके से ह्यूमनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए बैचलर एंड मास्टर डिग्री ह्यूमनिटीज़ सोशल साइंस विद द मिनिमम 60%
मार्क्स, है ना। CGPA 6.5 विद द नेट क्वालिफाई होना चाहिए। और इसमें मतलब ह्यूमनिटीज़ है ना, सोशल साइंस में नेट क्वालिफाई कंपलसरी करा है। मैनेजमेंट में बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन मैनेजमेंट इंजीनियरिंग विद द मिनिमम 60% मार्क्स, मैनेजमेंट मतलब MBA, CGPA 6.5 विद द नेट गेट क्वालिफाई, जो भी इनमें से क्वालिफाई हो। फॉर एडमिशन है कैटेगरी 2। देखो ये किसके लिए थी, फर्स्ट के लिए, फर्स्ट 3 4, एक मिनट ना, ये जो एलिजिबिलिटी थी किसके लिए थी, कैटेगरी 1 एंड 3 एंड 4 के लिए। अपन एक कैटेगरी देखी थी ना, कैटेगरी देखी थी, ये रही कैटेगरी, ठीक है ना। तो 1 3 एंड 4 के लिए अपन ने वो देख लिया है एलिजिबिलिटी। अब हम सेकंड के लिए देखेंगे, है ना, स्पॉन्सर्ड रिसर्च स्कॉलर। तो देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं फॉर एडमिशन कैटेगरी, ठीक है ना। इंजीनियरिंग, बैचलर और मास्टर डिग्री इन अ रिलेवेंट इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स और CGPA 6.5%। मतलब आपके यदि आपने नेट, सॉरी एक मिनट, हाँ, नेट ना गेट ना कुछ ने क्वालिफाई नहीं किया हुआ है ना, इसमें तो लिखा हुआ है, क्योंकि आप स्पॉन्सर रिसर्च स्कॉलर हो ना, तो नहीं किया है तो भी आपको एलिजिबल होंगे। UG एंड मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग विद द मिनिमम इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है ना। और साइंस के लिए बैचलर्स मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग विद द मिनिमम 60% ऑफ CGPA 6.5%। हाँ, और एक बात का भी ध्यान रखना है, रिलैक्सेशन भी मिल रहा है ना। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के लिए भी 60% ऑफ और CGPA 6.5%, ठीक है ना। ह्यूमनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए बैचलर एंड अ मास्टर डिग्री इन ह्यूमनिटीज सोशल साइंस विद मिनिमम ऑफ 60% और CGPA 6.5%। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में बैचलर मास्टर डिग्री इन मैनेजमेंट इंजीनियरिंग विद द मिनिमम 60% और CGPA 6.5%। हाँ, जो SC हैं, ST हैं या PWD हैं, उनकी रिलैक्सेशन है 5%, और CGPA में 0.5%, ठीक है ना। रिजर्वेशन होगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका रिजर्वेशन वैलिड रहेगा। OBC नहीं आ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें, ना ही EWS आ रहे हैं इसमें। चलो ठीक है ना। अब हम सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में 2 हैं, ठीक है ना। और मतलब टोटल कितने 4 हैं, आप देख लेना। मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ जिससे आप अच्छे से देख लो, है ना। बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 2 है UR के लिए, है ना, टोटल 4 हैं। सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए 3 है, ठीक है ना। इसी तरीके से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन है ना, प्रोडक्ट डिज़ाइन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग 3 है, ठीक है। इसी तरीके से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द वाटर मैनेजमेंट में 3 हैं। केमिकल साइंस में 2 हैं, केमिस्ट्री में 2 हैं, टोटल मिला के 4 हैं। और केमिस्ट्री में भी 4 है ना। केमिकल इंजीनियरिंग में 4 है और केमिस्ट्री में भी 4 है। सिविल इंजीनियरिंग में 5 हैं, ठीक है ना। इसमें से पूरा टोटल कितने 12 हो गए। सिविल इंजीनियरिंग में ज़्यादा है ना, मतलब मोस्टली ज़्यादा ही है, सबसे ज़्यादा 12 ही है, ठीक है ना। सिविल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग साइंस में 6 हैं, ठीक है। और एनर्जी सेंटर में कितनी है, 4 हैं। और इलेक्ट्रिकल ई में 6 हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 12 हैं, इसमें भी ठीक है। ह्यूमनिटीज़ एंड सोशल साइंस में 2 हैं, मतलब 2 UR के लिए 6, टोटल मिला के 6, ठीक है ना। मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए 5 हैं, 2 UR के लिए है, बाकी का आप लोग देख लेना। मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए 4 हैं, तो UR के लिए 2, और शायद एक मिनट, SC के लिए 1 है, और OBC के लिए कितने हैं, OBC के लिए, एक मिनट, OBC के लिए 1 है, ठीक है ना। अब चलो, मैथमेटिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस में 7 है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 10 है, अच्छा है। और फिजिक्स में कितने हैं, 2 हैं, 2 UR के लिए, टोटल कितने 5 हो गए। तो टोटल जो आ रही है ना, वो
क्या बोलते हैं, मतलब नोटिफिकेशन जो आया है 41 यूआर के लिए है ना। ये कैटेगरी बांटी गई है 102 ही सीटें हैं टोटल, सब सभी सब्जेक्ट को मिला करके। बाकी का मैंने सेपरेट बता दिया है। और रिजर्वेशन एज अ 5% ओवरऑल एज, है ना, गवर्नमेंट इन इंडिया। हाँ देखो, रिजर्वेशन ऑफ SC ST OBC EWS इस पर, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, इन जैसे नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर जो OBC कैटेगरी आती है ना, तो थोड़ा उनका भी देख लेना। ये मुझे नहीं पता, है ना, नॉन क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर OBC को कैसे डिवाइड किया गया है। वो यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं ना। स्पॉन्सर रिसर्च स्कॉलर, देयर शैल बी 2 सीट ऑफ स्पॉन्सर रिसर्च स्कॉलर्स इन ईच डिपार्टमेंट। जो भी स्पॉन्सर रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके लिए 2 सीट सभी डिपार्टमेंट में हैं, ठीक है ना। जो हमने कैटेगरी सेकंड देखी थी ना, इसमें देयर शैल बी 2 सीट ऑफ स्पॉन्सर रिसर्च स्कॉलर्स इन ईच डिपार्टमेंट, ये तो आपको पता ही चल गया। अब सेकेंड वर्स के लिए वो था ऑप्शन, वो था नहीं, तो बाकी का तीनों कैटेगरी जो है ना 1 3 4 सभी के लिए इतनी सीटें ही हैं, ठीक है ना। फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स के लिए इतनी, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और औरों का नहीं बताया गया इसमें कहीं कुछ। चलो अब हम फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर फॉर एकेडमिक ईयर 22-23 इस पर देयर विल नो एग्जेम्प्टेड फॉर ऑफ ट्यूशन फीस टू एनी कैटेगरी ऑफ PhD स्टूडेंट्स। चाहे आप SC हो या ST या OBC हो, सभी को पैसे देने पड़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है। पता नहीं क्या करते क्या नहीं थे। हॉस्टल फैसिलिटीज़ नॉट अवेलेबल, हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, इस बात का ध्यान रखना फॉर PhD स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, फिर ये मत कहना कि बताया नहीं मैंने, ठीक है ना। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या रहेगी? applications are invited for PhD programs in a department are listed in a point number 2। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो द एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी फिल्ड फ्रॉम, यहाँ से आपको फॉर्म फिल करना होगा। कंप्लीटेड फॉर्म डाउनलोडेड अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ, है ना, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स मैं बता दूंगी उनको आपको अटैच करके भेजना होगा ना। नॉन रिफंडेबल प्रोसेस फीस 1500 फॉर UR OBC and EWS and 1000 फॉर SC ST या PWD कैंडिडेट्स, ठीक ना। शुड बी सबमिटेड टू असिस्टेंट रजिस्ट्रार एकेडमिक मैनेज भोपाल 462003 अप टू 11 दिसंबर 2022 तक आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। शुड बी सबमिटेड, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा एनी हाउ। द पेमेंट ऑफ प्रोसेस फीस इज टू बी डन ओनली थ्रू द SBI कलेक्ट से आपको पैसे पेमेंट करने हैं। द पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग फीस इज टू बी डन बाय, हाँ क्या लिखा, एक मिनट, प्रोसेसिंग फीस ओनली, हाँ फीस पेमेंट थ्रू द SBI कलेक्ट ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट ना, वहाँ से आपको पैसे पेमेंट करने होंगे टू द अकाउंट ऑफ डायरेक्टर मैनेज भोपाल, है ना। और फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक इन्वेलप लेना होगा, मस्ट कंटेन द फॉलोइंग हेडर्स। या आपको एक जो आप वो लोगे इन्वेलप लोगे, उसमें ऊपर लिखोगे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर PhD एडमिशन इन, है ना, 22-23 के लिए, 22-23 के लिए करना होगा। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, applicant must submit a separate processing fees, है ना, processing if she wish to apply in a different departments received after, है ना, due date will not be, अच्छा सेपरेट। जैसे मान लो आप 4-5, जैसे आप फिजिक्स में भी करना चाह रहे हो और भी सब्जेक्ट में करना चाह रहे हो, तो सबको सेपरेट में ही दे, जैसे 1500 एक सब्जेक्ट का दे दिया, फिर दूसरे सब्जेक्ट का दे दिया, और सभी को अलग अलग सेंड करना होगा, ठीक है ना। एक बात का ध्यान रखें, जब आपको वो किया जाएगा ना, मतलब रिटन टेस्ट के लिए कोई वो नहीं किया जाएगा, मेल नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। एक जो है वेबसाइट पे ही लिस्ट जारी कर दी जाएगी
कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, किसके लिए, एंट्रेंस के लिए। ठीक है, चलो लिस्ट ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको अटैच करके सेंड करने हैं। ठीक है ना, एक मिनट, ये लो। सबसे पहले क्या करना है, इफ़ अप्लीकेंट्स हैव द अप्लाइड फॉर मल्टीपल डिपार्टमेंट। अच्छा अच्छा, हाँ ये मैंने एक गलत बता दिया कि आपको जो है सेपरेटली पैसे तो देने पड़ेंगे, ठीक है ना, लेकिन इसमें ये है कि प्रायोरिटीज़ देनी पड़ेंगी। जैसे मान लो आपने फिजिक्स का भरा तो एक जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग कर देना। प्रायोरिटी और लिस्ट ऑफ चॉइस अब डिपार्टमेंट, है ना, मस्ट बी सबमिटेड ऑन अ वन प्लेन पेपर पे साइन होना चाहिए। ठीक है ना आपका, और चॉइस मतलब चॉइस कर देना कि हाँ पहले फिजिक्स लेंगे या क्या मैथ्स लेंगे या कि फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। ठीक है ना, उसके बाद 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए, 12th क्लास की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट ऑल सेमेस्टर की, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए जो सेमेस्टर करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है वो चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट ऑल सेमेस्टर। ठीक है, इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट एंड, है ना, ये सब आपको चाहिए होगा। इनको मैं सेल्फ अटेस्टेड कर लेना और फिर सबमिट कर देना। गेट स्कोर एंड नेट क्वालिफाई सर्टिफिकेट एंड स्कोर कार्ड। ठीक है, फिर उसके बाद EWS OBC SC ST PWD सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल, है ना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड NOC फॉर स्पॉन्सर रिसर्च स्कॉलर ओनली। जो भी स्पॉन्सर रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके लिए ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और NOC देना पड़ेगा। पब्लिकेशन डिटेल्स इफ़ अप्लीकेबल, OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशू बाय द, है ना, अथॉरिटी ऑफ ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2022। EWS सर्टिफिकेट इशू बाय द अथॉरिटी ऑन आफ्टर मतलब 1 अप्रैल 2022। एक्सपीरियंस एंड गैप सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल। SBI कलेक्ट रिसिप्ट कॉपी ऑफ फेलोशिप अवार्ड फॉर मिनिमम 3 years फॉर एनी गवर्नमेंट एजेंसी इफ अप्लीकेबल। ठीक है, एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी है ना वो सब आपको करना होगा। Selection procedure. Selection will be based on candidates' academic research profile following criteria. Weightage of written test 50% रहेगा. Weightage of interview if found eligible for research. यदि आप एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई कर लेते हो और यदि है ना, और तो तभी आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है ना, 20% आपका इंटरव्यू वेटेज। यूजी में कितने, 5% PG का, और नेट और गेट और कैट का 20%। ठीक है, इस तरीके से आपको आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा। ठीक है ना, और रिटन टेस्ट होंगे दो सेक्शन में। पहला होगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, एक घंटे का रहेगा, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, और देयर शैल बी कॉमन पेपर, है ना, सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन रहेगा ये। और कट ऑफ शैल बी मिनिमम 35% द टोटल मार्क्स फॉर अ क्वालिफाइड स्टूडेंट विद रिलैक्सेशन। हाँ, 35% होना चाहिए आपका, और नहीं है तो डिसक्वालीफाई कहला जाओगे। और 5% SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 5% रिलैक्सेशन है। ठीक है, ये जो फर्स्ट पेपर होगा वो क्या होगा, रिसर्च एप्टीट्यूड का होगा। ठीक है ना, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है ना, मेंटल एबिलिटीज़, है ना, 30%। देखो, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 40%, मेंटल एबिलिटीज़ 30% है, कम्युनिकेशन स्किल 30%। इस तरीके से आपका फर्स्ट सेक्शन होगा। सेकेंड सेक्शन में कंसर्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, उसका होगा 100 मार्क्स का रहेगा, 1 घंटे का, मतलब 1 घंटे का रहेगा, और क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस रहेंगे। इन दिस सिलेक्शन प्रोसेस द सिलेबस ऑफ गेट नेट और कैट फॉर रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन शैल बी फॉलोड। जो भी नेट और गेट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा ये। ठीक है ना, द आंसर शीट ऑफ सेक्शन 2 विल ओनली बी, है ना। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, जब आप सेक्शन में पहले सेक्शन में पास हो जाओगे, आपके 35% आ जाएंगे, तभी आपकी कॉपी चेक होगी सेकंड वाली। अदरवाइज यदि आप 35% नहीं पा रहे हो
और आप सोच रहे हो कि आपका सेकंड में हो जाएगा, मतलब सेकंड अच्छा गया है तो है ना, फर्स्ट अच्छा नहीं गया है, लेकिन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, 35% लेके आना ही पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन यदि आप SC ST हैं या कि फिर PWD हैं तो 30% होना चाहिए आपका। उसके बाद ही आपका सेक्शन 2 चेक होगी कॉपी। ये देखो, मिनिमम कट ऑफ आपको क्लियर करना पड़ेगा फर्स्ट का, तभी आपको सेकेंड का वो करना पड़ेगा, मतलब सेकंड में तभी आपकी कॉपी चेक होगी, है ना। ब्रांच वाइज मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर एज पर टेबल गिवन एवव कंसीडरिंग द मार्क्स ऑफ सेक्शन सेकंड, ठीक है ना। इसमें कोई परसेंटेज नहीं है, सेक्शन 2 में परसेंटेज नहीं है कि इतने परसेंट होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल, मतलब तभी आप मिनिमम कट ऑफ नहीं दिया गया है सेकेंड सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन में दिया गया 35% फॉर UR OBC EWS। और जो ये हैं मतलब क्वालिफाई सॉरी SC ST या PWD, उनके लिए 5% रिलैक्सेशन है रहेगा, ठीक है ना। चलो अब आगे और देख लेते हैं। देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, है ना। रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी, कटेंगे आपके नंबर। 2 marks शैल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड एक मिनट एंड हाँ देखो, यदि आपने एक जो है मतलब एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से किया है आपने, तो 2 marks मिल जाएंगे। यदि यदि आपने एक क्वेश्चन को गलत कर दिया तो हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर में, ठीक है। TADA नहीं मिलेगा, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे BWD हो, चाहे वो कोई भी हो, है ना, उनको नहीं मिलेगा। विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द, अच्छा ना, हाँ, चाहे इंटरव्यू दो, चाहे रिटन टेस्ट दो, कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। टीचिंग असिस्टेंटशिप कैंडिडेट selected as a regular full-time research scholars qualified and get a net shall be eligible for teaching assistantship as per Government of India Institute norms. This shall be awarded to regular full-time research scholars on a semester to semester basis, depend upon the regular registration in each semester, satisfactory academic performance of the scholars as a PhD ordinance, है ना। ऑर्डिनेंस देख लेना, PhD ऑर्डिनेंस देख लेना, क्लॉज 10(2)(2) का देख लेना, है ना। by MOE selected candidates will be required to assist in teaching the respective departments, है ना, equivalent to 8 hours per week. Teaching assistantship will provided from the date of joining and the respective department. However, no teaching assistantship shall be provided to UG candidates without GET, है ना। जो UG हैं और जिन्होंने गेट क्वालिफाई नहीं करा है तो उनके लिए इंटरनल, है ना, नहीं किया जाएगा असिस्टेंटशिप, नहीं दे, नो टीचिंग असिस्टेंटशिप, ठीक है ना। और इंटरनल एंड स्पॉन्सर स्कॉलर्स। चलो अब हम शेड्यूल्स देख लेते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन 5/12, मतलब 5 दिसंबर तक जमा हो जाना चाहिए, ठीक है ना। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशन बाय द पोस्ट, बाय पोस्ट 11 तक आपको पहुँच ही जाना चाहिए, 11 दिसंबर तक, ठीक है ना। टेनेटिव डेट ऑफ रिटन टेस्ट 22 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और टेनेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू 23-24 दिसंबर को आपका इंटरव्यू हो जाएगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑन इंस्टीट्यूट ऑफ वेबसाइट 30 दिसंबर में आपका मतलब पोर्टल पे आ जाएगा कि हाँ आप रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया। एडमिशन डेट लेटेस्ट 1 जनवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब एडमिशन डेट स्टार्ट हो जाएगी। और स्टार्ट ऑफ कोर्स वर्क 9 से आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको क्या करना है एज पर, है ना, द हार्ड कॉपी ऑफ अप्लीकेशंस अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड द फीस डिटेल्स शुड बी सेंड बाय स्पीड पोस्ट, है ना। स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको भेजना होगा। क्या होगा इसमें, एड्रेस क्या रहेगा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एकेडमिक, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नियर लिंक रोड नंबर 3, भोपाल MP 462003। कॉन्टेक्ट नंबर ये रहेगा, ये सब आपको उसमें पुटअप करना पड़ेगा, ठीक है ना। एनी पोस्टल डिले शैल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स, नॉट विल नहीं एंड विल नॉट बी
ना एंटरटेन्ड बाय द मैनेज, मतलब इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, ठीक है ना। और ऐसा कहना है डायरेक्टर का। अब आगे देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर स्पॉन्सर कैंडिडेट्स टू बी इशू ऑन द एम्प्लॉयर लेटर्स हेड, ठीक है ना। इस तरीके से आपको नेम ऑफ एम्प्लॉयर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, एड्रेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या एचआर मैनेजर्स जो भी है वो सब आपको डालना होगा। डेस्टिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ सीकिंग एडमिशन इन अ मैनेट, है ना। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, फर्स्ट ज्वाइन ऑन द डेट, होल्डिंग द प्रेजेंट एंड पोजीशन सिंस, नेचर ऑफ जॉब, सब आपको देखना होगा, ठीक है ना। इसके बाद सिग्नेचर वगैरह सेल वगैरह सभी सब करना, मतलब वो लोग करेंगे जहाँ आप जॉब कर रहे हो, ठीक है ना। ये फीस है, देखो ट्यूशन फीस होगी, रेगुलर या स्पॉन्सर या इंटरनल, इन तीनों कैटेगरी की फ़ीस सबकी सेम रहेगी, कहीं कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखना। फॉर ऑल कैटेगरीज 10,000 रुपीज़, जिसमें से 5,000 आपकी कॉशन मनी रहेगी, है ना, इंस्टीट्यूट कॉशन मनी जो आपको रिफंड हो जाएगी। वन टाइम फीस नॉन रिफंडेबल फॉर ऑल कैटेगरी पेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, 2,000 रुपये, है ना, 2,000 रुपये देना पड़ेगा। एकेडमिक फ़ीस इंक्लूडिंग डिग्री, माइग्रेशन, कैरेक्टर्स, आई कार्ड, है ना। एलुमनी फ़ीस देनी पड़ेगी आपको 2,000 रुपये, नहीं 1,000 रुपये। कन्वोकेशन फ़ीस 2,000 रुपये, टोटल वन टाइम फ़ीस हो गई 5,000 रुपीज़, ठीक है। अब अदर फीस इज पेबल इन एवरी सेमेस्टर, ठीक है ना। पुअर स्टूडेंट फंड 600, ठीक है ना। स्टूडेंट मेडिकल फंड 400, इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट फंड 2,500, अरे बाबा। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ 1,000, लाइब्रेरी फीस 1,000, रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन फीस 1,500, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन फ़ीस 1,500, सेंट्रल कंप्यूटर, है ना, फैसिलिटीज़ इंटरनेट फ़ीस 1,500, टोटल कितना हो गया 8,500 रुपीज़ आपको देना होगा पर सेमेस्टर, ठीक है। इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है। और जो भी डाउट हो, सबसे पहले वीडियो अच्छे से देखना, फिर उसके बाद अपनी बात रखना। थैंक यू।